वाराणसी के थाना दशमेश पुलिस ने अवैध संबंध के शक में रिश्तेदार का अपहरण कर हत्या करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपायुक्त काशी जोन के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई में आरोपी वीरू कुमार और दिलीप कुमार को रामचंदीपुर पुल सारनाथ से 2 सितंबर को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में दोनों ने कबूल किया कि मृतक विशाल कुमार का वीरू की भाभी से कथित अवैध संबंध था, जिससे नाराज होकर दोनों ने मिलकर उसे पहले शराब पिलाई और फिर चाकू मारकर गंगा नदी में फेंककर हत्या कर दी। हत्या में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में नामजद अन्य लोग निर्दोष पाए गए, जबकि विवेचना के दौरान वीरू और दिलीप का नाम सामने आया। हत्या की वारदात 3 अगस्त 2024 को अंजाम दी गई थी। गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अपराध विवरण केस संख्या 156/2025, धाराएं 103(1), 61(2)(a), 140(1), 238 BNS, थाना दशमेश वाराणसी। गिरफ्तारी टीम में शामिल हैं प्रभारी निरीक्षक विजय कुमार शुक्ला सहित थाना दशमेश व सर्विलांस टीम की कुल 11 सदस्य शामिल रहे। विगत साल 2024 में 8वें महीने में एक गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज हुआ था थाना दशमेश में। उस परिप्रेक्ष्य में थाना परिसर में विशुसंगत धाराओं पर अभियोग पंजीकृत किया गया था और ये सर्वेलेंस के माध्यम से 2 सस्पेक्टेड, एक वीरू और एक दिलीप कुमार, दोनों थाना चौबेपुर का रहने वाले थे। जब इनसे पूछताछ करने लगे हमको ये ज्ञात हुआ कि ये दोनों ने मिलकर इसको हत्या करके बॉडी को गंगा नदी में फेंक दिए थे। और ये प्रारंभिक पूछताछ में ये भी ज्ञात हुआ कि ये जो मुख्य अभियुक्त वीरू हैं, वीरू का एक रिश्तेदार के साथ विशाल का अवैध संबंध की बात सामने आई है और उस बात पे नाराज़ होकर ये दोनों ने मिलकर इसको हत्या करने की साजिश की। और उसी दौरान थाना जनपद गाज़ीपुर में एक अज्ञात बॉडी भी रिकवर हुआ था और अभी यहाँ से संबंधित विभाग से कोऑर्डिनेट करके जो DNA है, DNA मैच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, वजह क्या रही है हत्या के पीछे? जैसे हमने बताया कि ये जो मुख्य अभियुक्त वीरू है, वीरू का एक रिश्तेदार है, उनके साथ एक अवैध संबंध के बात सामने आई है। उस बात को लेकर ये दोनों ने मिलकर जिसको विशाल को हत्या किया गया। अवैध संबंध सर था किससे? ये ज्ञात हुआ कि ये वीरू है, वीरू का एक रिश्तेदार जो भाभी है, उनके साथ ये अवैध संबंध की तथ्य सामने आई है। सर, इतने दिनों के बाद मुकदमा दर्ज किया गया, इसके पीछे कारण क्या रहा? घर वालों ने बताया कि इतने दिनों के बाद मुकदमा दर्ज करवाया। ये पहले ये केवल मिसिंग में रिपोर्ट दर्ज हुआ था कि फिर फैमिली वाले ने ये शंका की ये हो सकता है कि इसका अपहरण हुआ है। फिर अपहरण के धाराओं पे अभियोग पंजीकृत करके विभिन्न सर्वेलेंस के माध्यम से इसको पता करने की कोशिश की। उस दौरान ये 2 व्यक्ति वीरू और दिलीप कुमार के बारे में हमारे जानकारी हुई थी। फिर इनसे कड़ाई से पूछताछ करने पर ये हत्या करने के बाद सामने आई है। सर, उन्होंने कुछ बताया कि हत्या करने के बाद बचने के लिए क्या कुछ फंडा अपनाया था, क्योंकि ये पूरी तरह से ब्लाइंड मर्डर था। ये हत्या करने के बाद ये कोई एविडेंसेस को मिटाने के लिए ये बॉडी को गंगा नदी में फेंक दी और जो आला का तेल था उसको भी वो गंगा नदी में फेंक दी। क्राइम प्रोफाइल क्या रही है इनकी? अभी इनका पूरा क्रिमिनल हिस्ट्री कंगाला जा रहा है और बाकी ये अब तक वाराणसी में ऐसा कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं सामने आई है। बाकी हमारा जो आसपास जनपद है वहाँ से भी हम क्रिमिनल हिस्ट्री क्या थे ये लोग? जी, वर्क क्या करते थे? ये मजदूरी का काम करते हैं। तो सर, ये वाराणसी के थाना चौक अंतर्गत संकटा मंदिर गली गढ़वासी टोला में भारी बारिश के चलते एक जर्जर मकान का पिछला हिस्सा भरभरा कर गिर गया। ये मकान शंकर लाल कपूर का है। मकान संख्या CK 8/100 जो दिल्ली में रहते हैं। मकान कई वर्षों से खाली था और काफ़ी जर्जर स्थिति में था। स्थानीय निवासी होरी लाल कनौजिया और क्षेत्रीय आदित्य शुक्ला ने बताया कि मकान काफ़ी पुराना था, जिस पर पीपल व बरगद के पेड़ भी उगाए थे। सौभाग्यवश मकान खाली होने के कारण कोई जनहानि नहीं हुई। ये गली मां संकटा मंदिर, मणिकर्णिका घाट और बाबा काल भैरव मंदिर जाने का प्रमुख मार्ग है। घटना के वक्त भारी बारिश के कारण गली में आवागमन रुका हुआ था, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। स्थानीय लोग इसे बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद मान रहे हैं। मेरा नाम आदित्य शुक्ला है। आदित्य जी, ये कौन सा मोहल्ला है? ये गढ़वासी टोला है। क्या घटना हुआ है? ये सुबह 4:10 पर जब पानी भीषण हुआ वर्षा, कई दिनों से कई दिनों से आप जैसे देख सकते हैं कि ऊपर पेड़ पौधे बहुत सारे आ रहे हैं और निकल आए हैं और मेंटेनेंस बहुत दिन से नहीं हुई थी। लोग कई बार बोले भी थे। तो ये किसका मकान है? ये मकान नहीं, ये पहले स्कूल था।
ये स्कूल था कृष्णा कॉन्वेंट स्कूल। यहाँ पर पहले बहुत चलता था। जो यहाँ पर उसके बाद फिर जो रहने वाले हैं वो दिल्ली निकल गए। अभी जो उन्हीं के नाम पर है और यहाँ पर बंद है अभी चल रहा है। इसमें कोई रहता नहीं है? उस साइड रहते हैं, इधर नहीं रहते हैं। अच्छा, तो ये जो गली है क्या बहुत चालू गली है क्या? सबसे मेन आप ये समझ लीजिए, आपको अगर जाना है भैरव जी तो वहाँ के लिए भी है, संकटा माँ के लिए भी यही मेन रास्ता ही पड़ता है और बनकनका के लिए भी यहीं से पड़ता है। तो जब ये मकान गिरा था तो कोई किसी को चोट चोट नहीं लगी है? अभी तक तो नहीं किसी को लगी है, भगवान की दया है कि अभी तो नहीं अच्छा, हुआ। तो क्या पुलिस आई थी मौके पर? हाँ, जब पुलिस आके जैसे ही पता चला तो वैसे ही ब्लॉक करके तभी गई, पूरा रोक दी गई थी। तो नगर निगम से भी आप लोग क्या चाहते हैं, इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए क्योंकि गली बहुत चालू है यार। अब हम लोग तो यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द ओपन हो, ठीक ठाक हो जाए, और क्या चाहेंगे। वाराणसी में पत्रकार वार्ता करते हुए यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भाजपा और चुनाव आयोग पर लोकसभा चुनाव में वोट चोरी का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि बनारस में 7वें राउंड तक कांग्रेस आगे थी, लेकिन अचानक वेबसाइट बंद कर पीएम मोदी को विजेता घोषित कर दिया गया। अजय राय ने कहा कि राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा देशव्यापी आंदोलन बन चुकी है और हाइड्रोजन बम वाले बयान का असर हर जगह दिखेगा। उन्होंने भाजपा पर कांग्रेस कार्यालयों में तोड़फोड़ और कार्यकर्ताओं से मारपीट का आरोप लगाया। साथ ही योगी सरकार पर फर्जी मुकदमों के जरिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जेल भेजने का आरोप भी लगाया। राय ने इटावा जेल में बंद 15 कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिलने की घोषणा की और कहा कि कार्यकर्ता ही उनका परिवार है। उन्होंने SRM यूनिवर्सिटी में ABVP छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की भी निंदा की। कार्यक्रम में कई कांग्रेस नेता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। कल अभी तो एटम बम हमने फोड़ा है मधेपुरा की सीट पर, जो महादेवपुरा जो बेंगलोर में है। अभी सबसे बड़ा बम कौन सा होता है? हाइड्रोजन बम की तैयारी राहुल जी ने किया है। मुझे लगता है कि हाइड्रोजन बम तो सबसे बड़ी जगह फटता है। अब आप लोग समझ चुके होंगे कि बनारस में 1 बजे के बाद क्या हुआ, किस तरीके से बेईमानी करके प्रधानमंत्री जीते हैं। तो राहुल गांधी जी का इशारा आप समझ चुके होंगे, पर मेरी उनसे कोई वार्ता नहीं हुई, पर निश्चित तौर से आप समझ चुके होंगे कि उनका इशारा किस तरह लग रहा है। बनारस में भी वोट चोरी हुई? बिल्कुल, वोट चोरी भी तभी तो मोदी जीते हैं। ये तो चुनाव कहाँ जीत पाते हो, तो हार रहे थे 7 राउंड तक, तो मैं जीता हूँ। उसके बाद 1 बजे पूरी तरीके से उसको लॉक कर दिया गया, अधिकृत वेबसाइट बंद कर दी चुनाव आयोग ने, और उसके बाद 4 बजे डिक्लेयर किया मोदी जी चुनाव जीत गए। उसके गवाह तो आप खुद हैं, आपको बाहर किया गया। कभी ऐसा हुआ था? आप सबको बनारस में पड़िया मंडी में किस तरीके से बाहर किया गया आप समझ सकते हैं। हमारे सारे लोगों को बाहर कर दिया गया। इससे साबित हो गया कि वो निश्चित तौर से हमारे नेता जो बोल रहे हैं वो निश्चित तौर से बनारस के अंदर हुआ। ये बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है जनता को, जिस तरह से नहीं बरगलाने के, अब तो बताया गया कि कितने रिकॉर्ड के साथ बताया कितने घरों में कितने वोट हैं, कहाँ कहाँ हुआ। बनारस के अंदर नवविता शिक्षा सदन जो संघ का मुख्यालय है, स्कूल नहीं मुख्यालय है, वहीं आते मोहन भागवत रहते हैं, वहीं पर वोट फर्जीगिरी हुई है। अभी तमाम चीजें निकल रही हैं, आप देखना बहुत जल्दी आपके सारे सामने आ जाएंगी कि कौन सही है कौन गलत है। अध्यक्ष जी, अमित मालवीय जो बीजेपी आईटी सेल के, वो कह रहे हैं पवन खेड़ा जी का भी 2-2 वोटर आईडी कार्ड थे। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज भारतीय जनता पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। अमित मालवीय झूठे लोग हैं और झूठ के महारथी हैं। वो केवल और केवल भाजपा के प्रोपेगेंडा को फैलाते हैं और सब कुछ लोग जान चुके हैं। अध्यक्ष जी, मोदी जी और शी जिनपिंग और पुतिन की बैठक के बाद रसड़ा बलिया लखनेश्वर डिया मंदिर परिसर में बनने वाली धर्मशाला के लिए मंगलवार को परिवहन मंत्री दयाशंकर मिश्र, श्रीनाथ बाबा मठ के पीठाधीश महामंडलेश्वर कौशलेंद्र गिरी ने भूमि पूजन किया। पर्यटन विभाग ने धर्मशाला निर्माण के लिए 74.92 लाख रुपए स्वीकृति किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह पहले ही इसका शिलान्यास कर चुके। भूमि पूजन के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। आज पर्यटन विभाग के द्वारा लखनेश्वर जी महाराज जी के इस मंदिर पे वही एक धर्मशाला बनाने का हुआ है, उसका जो है शिलान्यास हुआ। पर्यटन विभाग द्वारा ये पैसा स्वीकृत हुआ है। सर, हाल ही में अभी CAG का रिपोर्ट आया है। वर्तमान में रसड़ा वर्तमान विधायक बसपा उमाशंकर सिंह जी के खिलाफ कुछ भ्रष्टाचार का आरोप न्यूज़पेपरों में और
सोशल नेटवर्क पर चल रहा है, तो क्या सर उस पर जांच होगी? अभी उनके मुझे ऊपर कार्रवाई जानकारी नहीं है इसका, जो आप बता रहे हैं मुझे जानकारी नहीं, जानकारी करेंगे तो बताएं। सर, जो उद्घाटन आपको करना चाहिए बलिया सदर में पुल का, वो पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों ने कर दिया, और सर आप उन लोगों को सार्वजनिक तौर पर बोले, कोई कार्रवाई हुआ कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं था, वो कोई शिलान्यास के लिए बात नहीं थी। मैं वहाँ था, तो इसलिए मैंने कहा था कि हमको जानकारी रहनी चाहिए, कुछ भी हो मेरे क्षेत्र में कुछ होता है तो मुझे सर जानकारी उनके ऊपर होनी कुछ कार्रवाई नहीं होने से सर सरकार प्रति लोगों को गलत संदेश जा रहा है। चाहिए। चलिए आगे देखिए, कार्रवाई होगी जी। सर रसड़ा में 2 दिन से आ रहे हैं, काफी लोगों में एक हलचल रसड़ा में मैं बराबर आता हूँ, आपको 2 दिन से दिख रहा नहीं, लगातार सर, लगातार सर, लगातार 2 दिन से दिख रहा होगा सर, मैं लगातार बराबर आता हूँ, क्योंकि अब आप लोग अब दिख रहा है। मैं तो बलिया जाता हूँ रसड़ा होके, और लखनऊ जाता हूँ रसड़ा होके। बिना रसड़ा के हम लखनऊ नहीं जा सकता हूँ, बिना रसड़ा के बलिया नहीं जा सकता हूँ। संदेश दे तो दीजिए। बीच में रसड़ा पड़ता ही और हमारा स्टेशन बराबर रहता है, लेकिन आप लोग की नजर अब थोड़ी पड़ रही थी। जी, तो क्या कहेंगे सर, रसड़ा में इतना बड़ा जोर शोर से रात में लोग रुके हैं, 2 बजे से बराबर रुकते रहे। अब आप लोग उसको देखते नहीं रहे होंगे, अब तो बोलते हैं मंगल से पूछिए, रात के 2 बजे तक लोग रुके रहते हैं। आज तो 2 बजा भी नहीं है अभी, लेकिन लोग स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं। कल भी रात में सर, आज भी रात में लोगों बड़ा एक्टिव भाजपा के लोग हुए हैं, प्यार करते हैं। नहीं, यहाँ पर बहुत ऊर्जा है हमारे पार्टी के अंदर, अब बहुत सारे लोग पे स्नेह करते हैं। डिपो का जो कार्य है बहुत जल्द होगा, आप उसका टेंडर करने जा रहे हैं, बहुत जल्द टेंडर हो। वाराणसी में मंगलवार को मौसम ने अचानक करवट ली। दोपहर के वक्त तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई, जिससे दिन में ही अंधेरा छा गया। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं और तेज बारिश के कारण शहर की रफ्तार थम सी गई है। लोग दिन में भी वाहनों की लाइट जलाकर चलने को मजबूर हैं। बारिश के चलते तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग का पूर्व अनुमान मौसम वैज्ञानिक मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि सितंबर की शुरुआत बारिश के साथ हुई है और आने वाले 2-3 दिनों तक बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश होगी और बंगाल की खाड़ी से सक्रिय हुआ मानसून अब पूरे उत्तर प्रदेश में फैल चुका है। आज वाराणसी में अच्छी खासी बारिश की संभावना है। पतरेवा प्राथमिक विद्यालय आज शिक्षा के क्षेत्र में नई मिसाल बन के उभरा है। यहाँ बच्चों की पढ़ाई न सिर्फ आधुनिक तरीकों से कराई जा रही है, बल्कि खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विद्यालय प्रशासन और अध्यापक मिलकर छात्रों के स्वर्गीय विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्र का यह स्कूल आज आसपास के इलाकों के लिए प्रेरणा बन गया है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस तरह की पहल से न केवल बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा, बल्कि शिक्षा के प्रति समाज की सोच भी बदलेगी। पतरेवा विद्यालय का यह प्रयास शिक्षा के क्षेत्र में एक नई रोशनी जगाने वाला कदम साबित हो रहा है। वाराणसी में महानगर कांग्रेस कमेटी ने नगर निगम पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि बीते 13 दिनों की पदयात्रा में जनता को सीवर, जाम, गंदा पेयजल, टूटी गलियां, बंद स्ट्रीट लाइटें और खराब सफाई व्यवस्था जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस ने बरसात में जलभराव से महामारी फैलने की आशंका जताई है। 9 सृजित वार्डों में सुविधाओं के अभाव और निगम में भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए गए हैं। पार्टी ने नगर आयुक्त को 10 दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा जन आंदोलन होगा। वाराणसी में पंडित कमलापति त्रिपाठी की 120वीं जयंती पर पंडित कमलापति त्रिपाठी फाउंडेशन द्वारा 3 सितंबर को दोपहर 2 बजे हीरावती लॉन चांदमारी में वार्षिक जयंती एवं राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस वर्ष 1 लाख रुपए का कमलापति पत्रकारिता पुरस्कार वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक अशोक वानखेड़े को दिया जाएगा। फाउंडेशन अध्यक्ष पंडित राजेश पति त्रिपाठी ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अशोक वानखेड़े होंगे और अध्यक्षता विजय शंकर पांडे करेंगे। विशिष्ट अतिथि अजय राय, सुरेंद्र सिंह पटेल और वीरेंद्र सिंह होंगे। पूर्वांचल के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम में भाग लेंगे। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने आप सबसे मिलने के लिए और ये बताने के लिए कि कल 3 सितंबर को
पंडित कमलापति त्रिपाठी जी की 120वीं जयंती समारोह। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम किसी वरिष्ठ पत्रकार को सम्मानित करते हैं। इस वर्ष ये सम्मान श्री अशोक वानखेड़े वरिष्ठ पत्रकार जो हैं उनको ये सम्मान दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वही हैं। इसकी अध्यक्षता कांग्रेस के सीनियर नेता श्री विजय शंकर पांडे जी करेंगे और विशिष्ट अतिथियों में श्री अजय राय जी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, श्री सुरेंद्र सिंह पटेल जी, समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर, पूर्व मंत्री, और श्री वीरेंद्र सिंह जी, सांसद चंदौली, ये विशिष्ट अतिथि हैं। ये प्रोग्राम कहाँ पे हो? ये प्रोग्राम चांदमारी पे हीरावती लॉन है, बाईपास पे, क्योंकि उनके कार्यक्रम में आसपास के जिलों के कई लोग आते हैं और शहर की हालत इस वक्त कुछ ऐसी नहीं है कि वहाँ पार्किंग गाड़ियों की हो सके, इसलिए इस वक्त हम लोगों ने बाईपास पे हीरावती लॉन में किया, जिससे मिर्जापुर, भदोई, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली सारी जगह से लोग 3 बजे से कार्यक्रम आरंभ होगा। बात की जाए तो जिस तरह से 2027 की नजदीक आ रहा है, तो क्या उसको भी कुछ होगा? अभी तो 2027 की बात नहीं हो रही है। अभी तो हम ये कार्यक्रम सिर्फ लोगों को गांधी जी की नीतियों को, पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीतियों, सिद्धांतों को, और पंडित जिन रास्ते पर, बापू के जिस रास्ते पर पंडित कमलापति त्रिपाठी जी चले थे, उनको बताने के लिए कार्यक्रम है, उनके विषय में एक कार्यक्रम है। फिर कोई चुनावी चर्चा नहीं। लेकिन इस समय जो राजनीति चल रहा है और बापू जी के राजनीति में बहुत फर्क आ गया है, क्या वाकई ऐसा है? देखिए, राजनीति में निश्चित रूप से बदलाव हुआ है और ये बदलाव समाज में भी हुआ है। समाज में तेजी से बदलाव हुआ है। समाज के साथ साथ राजनीति भी चलती है, राजनीति में बदलाव हुआ है। उस वक्त की राजनीति एक देश की स्वतंत्रता की राजनीति से वो राजनीति आई थी। एक पुस्तक का भी इस वक्त तीसरा उसका संस्करण पंडित जी की लिखी हुई अंतिम पुस्तक है, स्वतंत्रता आंदोलन और उसके बाद, उसका तीसरा संस्करण है। उसको भी हम लोगों ने प्रकाशित किया है, वो भी लोगों तक पहुंचाएंगे, जिसमें कांग्रेस की नीतियां क्या है, सिद्धांत क्या है, कांग्रेस की क्या है, इसके विषय में भी उन्होंने विस्तृत चर्चा की। तो ये उस वक्त की समाज आजादी की लड़ाई, उसके बाद और उसके बाद कांग्रेस किस रास्ते पे चली है, उस विषय में। वाराणसी मंडल के लाइसेंसी प्रतिनिधियों ने पांडीपुर स्थित सहायक नियंत्रक कार्यालय पर बाट माप विभाग की नीतियों के खिलाफ काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुनील उपाध्याय ने कहा कि नया ऑनलाइन सत्यापन पोर्टल न केवल लाइसेंस धारियों के लिए चुनौती है, बल्कि उपभोक्ताओं के हितों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने पोर्टल को पारदर्शी बनाने, ऑफलाइन सत्यापन की सुविधा बनाए रखने और व्यापारियों व मरम्मतकर्ताओं के लिए अलग पोर्टल की मांग की। जब तक मांगे नहीं मानी जाती, कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। प्रदर्शन में कई प्रमुख प्रतिनिधि शामिल रहे। जी, मेरा नाम सुनील उपाध्याय है, मैं बाट माप मरम्मतकर्ता वेलफेयर एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष। सुनील जी, आज यहाँ किस तरह से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? ये हम लोग सर लगभग महीनों से या 2-4 महीने से प्रयासरत हैं। कल से अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया है ऑनलाइन का सिस्टम, तो कल से ही हम लोग पूरे प्रदेश में हड़ताल पे हैं और उसी के समर्थन में धरना कर रहे हैं अपनी मांगों के साथ। बाट माप उपकरण के सत्यापन व्यवस्था का निजीकरण किया जा रहा है, क्या ये होना चाहिए? जी नहीं, देखा है ये हम कुछ दिन पहले इन्होंने ये सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें होती हैं, ये पूरे प्रदेश में होती हैं। इसको 2 साल पहले इन लोगों ने एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया, हम लोग वहां से कट गए। अब इसमें भी ये कुछ इस तरह का तकनीकी सिस्टम बनाए हैं व्यापारी की ट्रेडर आईडी बना करके, कि उस ट्रेडर आईडी के माध्यम से ये किसी प्राइवेट कंपनी को दे सकते हैं। जैसे कि ये चर्चा भी कर रहे हैं कि कोई जीएटीसी करके किसी से इनकी बात चल रही है, जिसे ये देंगे, तो अगर ये उसको देते हैं
तो पूरे कार्य का प्राइवेटीकरण हो जाएगा, हम लोग भी हट जाएंगे और व्यापारी भी, जैसे आज आप समझ लें कि व्यापारी भी, आज तो व्यापारी के समझ में नहीं आ रहा है, अभी उसको सेवाएं हम दे रहे हैं, तो हम सरकार के अधीन सेवाएं देते हैं। जब ये प्राइवेट करेंगे तब व्यापारी भी हमारे साथ आएंगे, क्योंकि वह पीड़ा व्यापारी को भी जाएगी, उनके चार्जेस बढ़ेंगे। इस तरह से ये पोर्टल चालू हो रहा है, इसमें भ्रष्टाचार की बात आप कर रहे हैं, किस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है इसमें? जी सर, भ्रष्टाचार के संबंध में हम एक बात कहना चाहेंगे कि जो नियम जहां मौन हो जाता है, नियम जहां मौन होता है और वर्किंग अथॉरिटी के स्वविवेक का पावर दे देता है, ये स्वविवेक से अपने विवेक के आधार पे वो निर्णय करेगा, तो जहां वर्किंग अथॉरिटी के विवेक की बात आती है, भ्रष्टाचार वहीं से प्रवेश करता है। अब इसमें जो पोर्टल तैयार किया गया है, इसमें दो उपभोक्ताओं से संबंधित दो अति महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इन्होंने नियम नहीं बनाया। जैसे कांटे में, इलेक्ट्रॉनिक कांटे में घटतौली मात्र ड्यूल मोड से ही संभव है, जो कि उपभोक्ता की नजर को बचा करके की जा सकती है, उपभोक्ता के साथ धोखाधड़ी की जा सकती है तो ड्यूल मोड पे। और ड्यूल मोड के नियंत्रण के लिए हमारे डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारियों ने पहले से ही आदेश, एक नियम बनाया कि ड्यूल मोड कांटे में नहीं होना चाहिए। अब इन्होंने जो पोर्टल तैयार किया है, इसमें ड्यूल मोड के नियंत्रण से संबंधित कोई व्यवस्था इन्होंने नहीं बनाया है, यानी कोई सर्विस रिपोर्ट की बात नहीं लिखा है, अगर व्यापारी स्वयं कराता है तो। दूसरी चीज है कि कांटे का परीक्षण होता है, परीक्षण के बाद सत्यापन होता है। परीक्षण में किसी कांटे के स्वघोषित कैपेसिटी को जब तक डिपार्टमेंट परीक्षण नहीं करेगा, उसकी क्रॉस टेस्टिंग नहीं होगी, उस कांटे को सत्य नहीं माना जा सकता है। तो जब जो मैक्सिमम कैपेसिटी है और मिनिमम कैपेसिटी है, इसके परीक्षण को इन्होंने इंस्पेक्टर के विवेकाधिकार पे छोड़ दिया, उसका पोर्टल में व्यवस्था नहीं बनाया, यही भ्रष्टाचार घुस रहा है इसमें। सुनील जी, जैसा कि पिछले दिनों भी आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था इस मुद्दे को लेके, अब कुछ आश्वासन भी मिला था तो धरना बीच में समाप्त हो गया, आखिर अब ऐसी क्या बात आई कि फिर से आप लोग? जी महोदय, ये सब 26 तारीख को जो आदेश इन्होंने 1/9 से लागू किया है, ये आदेश इन्होंने 26 मार्च, श्रीमान नियंत्रक महोदय ने 26 मार्च को ये आदेश किया था। तो 26 मार्च को आदेश किया था, तो हम लोग 27 तारीख से ही उनको पत्रक देके 1 अप्रैल से हड़ताल कर दी। तो 1 अप्रैल से हड़ताल की, हमारी बातों को उन्होंने उस समय समझा, तो 4 तारीख को, 4 अप्रैल को श्रीमान नियंत्रक महोदय ने एक आदेश जारी करके और ऑनलाइन को और ऑफलाइन दोनों व्यवस्थाओं को चालू कर दिया। तो जब दोनों व्यवस्थाएं चालू हो गई, हमारा कार्य बाधित नहीं हुआ, तो हमने अपनी हड़ताल वापस ले लिया। अब इन्होंने 1/9 से पुनः ऑनलाइन सत्यापन को अनिवार्य कर दिया और ऑफलाइन सत्यापन को सिरे से हटा दिया। अब हम काम करेंगे कैसे? हमारे पास ज्ञान नहीं है, हमारे पास वो संसाधन नहीं है, हमें जानकारी नहीं है, हमारे बहुत से लाइसेंसी पढ़े लिखे नहीं है और दक्ष हैं सर, हमारे लाइसेंसी दक्ष हैं, उनके पास अनुभव है, योग्यता है कांटे की मरम्मत की, लेकिन पोर्टल की, कंप्यूटर की जानकारी उन्हें नहीं है, इसलिए वो भी बस नहीं कर सकते हैं। सत्यापन की प्रक्रिया ऑफलाइन नहीं होती है तो आगे क्या करेंगे? हम लोग आंदोलनरत रहेंगे, ऐसे भी हम लोग समाप्त हैं। हम लोग जो व्यवस्था ये दे रहे हैं, जिसे निजीकरण करेंगे, हमारे पास वो संसाधन नहीं है। ये किसी हम बड़ी कंपनी तो है नहीं, ये अंबानी अडानी जैसे या इस प्रकार के जो बड़े व्यापारी हैं, बड़े उद्यमी हैं, वो इनके पूरे प्रदेश की व्यवस्था को लेंगे, तो हम वहाँ कट जाएंगे। काशी के सांसद, देश के प्रधानमंत्री भी हैं, तो आप लोगों ने क्या उनसे मिलने? नहीं, आपके माध्यम से उनके यहाँ तक मेरी बात जाएगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं सर। आगामी 12 वफात और ईद उल मिलादुन नबी को शांति ढंग से मनाने को लेकर के थाना चौक प्रभारी निरीक्षक विमल कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जुलूस के संभावित मार्गों पर सीवर, बिजली, पानी और साफ सफाई से जुड़ी समस्याओं को लेकर स्थानीय लोगों ने शिकायतें और ज्ञापन सौंपा। प्रभारी निरीक्षक ने भरोसा दिलाया कि संबंधित विभागों को थाने द्वारा पत्र भेजकर समय पर सभी व्यवस्थाएं पूरी कराई जाएंगी। उन्होंने सभी को त्योहारों की मुबारकबाद दी और सहयोग की अपील की। बैठक का संचालन शकील अहमद जादूगर ने किया। इस अवसर पर अज्जू आलम, इमरान खान, आदिल खान, शहाबुद्दीन सिद्दीकी, फरमान इलाही, सैफ मिर्जा, अबरार अहमद समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।